वेलकम टू बी ब्राइट चैनल। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 सेट्स एंड फंक्शंस की मिसलेनियस एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ को विद कॉन्सेप्ट मार्क करेंगे। इसमें सबसे पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट की कलेक्शन जो है वो कहलाती है, बेसिकली एक सेट की डेफिनेशन है, वाज़े अशिया का मजमुआ जो है वो सेट कहलाता है। तो इस लिहाज से जो इसका राइट आंसर हमारे पास बनेगा वो ऑप्शन सी होगा, जिसको आप मार्क करेंगे सेट। उसके बाद सेकंड एमसीक्यूज़ हमारे पास है, अ सेट क्यू इज़ इक्वल टू, करली ब्रेसेस के अंदर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ गिवन है, ए ओवर बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी जेड से वो बिलोंग करती हैं, एंड इस सिंबल को एंड पढ़ा जाता है, बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब ये कहते हैं कि अगर हमारे पास ए और बी जो है वो दो इंटीजर्स हों जिनको फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिखा जा सकता हो, जबकि बी जो है वो ज़ीरो के इक्वल ना हो, तो इस तरह का सेट जो है, जो इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ इस सेट के लिहाज से आएंगी वो हमारे पास किस चीज़ का सेट होगा, इज़ कॉल्ड अ सेट ऑफ। तो ये आपने जहन में रखना है कि अगर हमारे पास इंटीजर्स हों जिनको ए बाई बी की फॉर्म में लिखा जा सकता हो तो वो हमारे पास रैशनल नंबर का सेट होता है। तो इस लिहाज से जो आप इसके लिए राइट आंसर मार्क करेंगे वो ऑप्शन डी होगा, रैशनल नंबर्स। थर्ड एमसीक्यूज़ हमारे पास है, द डिफरेंट नंबर ऑफ वेज टू डिस्क्राइब अ सेट आर। अब यहाँ पर वो ये पूछता है कि एक सेट को डिस्क्राइब करने के, बयान करने के हमारे पास कितने तरीके होते हैं। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास तीन तरह के मेथड होते हैं। एक हमारे पास होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरा हमारे पास होता है टेबुलर फॉर्म, और तीसरा हमारे पास होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये एक ही सेट को तीन तरह से हमने लिखा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 11। अगर इस तरह से हम वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे पास सेट की जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। इसी तरह अगर इसको नंबर्स की फॉर्म में कोमास की स्पेस और करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हुए लिखेंगे तो ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म होगी। इसी तरह से अगर हम एक ऐसी अरेंजमेंट बनाएं जिसके ज़रिए से एक सेट को बिल्ड किया जा सकता हो, बनाया जा सकता हो, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, तो ये हमारे पास होगी सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए थ्री मेथड्स हमारे पास होते हैं। तो ऑप्शन सी को आप मार्क करेंगे। उसके बाद फोर्थ एमसीक्यूज़ हमारे पास है, अ सेट विद नो एलिमेंट इज़ कॉल्ड। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो तो उसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट या खाली सेट। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो तरह से अलामत हम इस्तेमाल करते हैं, करली ब्रेसेस का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं, या हम उसके लिए फाई का ये साइन जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि वो दोनों साइन को एक साथ ले लेते हैं, वो यहाँ पर फाई को लिख लेते हैं, तो ये एक सिंगलटन सेट बन जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आपने इसके दरमियान में कुछ नहीं लिखना। तो इस लिहाज से इसका जो राइट आंसर, जैसे कि मैंने आपको बताया है, एम्प्टी सेट होगा। उसके बाद यहाँ पर एक हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है। यहाँ पर वो कहता है द सेट एक्स सच दैट, इस लाइन को पढ़ेंगे, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, यानी एक्स जैसा कि एक्स बिलोंग्स टू यानी वो ताल्लुक़ रखता है डब्ल्यू यानी होल नंबर से, और इस साइन को हम पढ़ेंगे एंड, और जिस तरीके से एक बात हम दो बातों को करते हैं तो उसके दरमियान में और का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। x इज़ लेस देन और इक्वल टू 101। अब इस स्टेटमेंट के मुताबिक ये जो सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ पर हमारे पास एक सेट की लिखी हुई है, तो वो ये कहता है कि ऑप्शन ए हमारे पास है कि ये एक इनफाइनाइट सेट है, ये एक लामहदूद सेट है, इसके अंदर वैल्यूज़ यानी मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आ सकती हैं। ऑप्शन बी हमारे पास है सब सेट, ये एक सब सेट है। ऑप्शन सी हमारे पास है एक नल सेट है, यानी इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। और ऑप्शन डी हमारे पास है फाइनाइट सेट। तो इस लिहाज से जो हमारा एक राइट आंसर बनेगा इसमें, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि ये एक होल नंबर का सेट है जो कि 0 से स्टार्ट होकर 100 तक होगा, क्योंकि 101 तक होगा, क्योंकि एक्स की जो वैल्यू यहाँ पर बताई गई है वो लेस दैन और इक्वल टू 101 तक बताई गई है। तो ये एक फाइनाइट सेट होगा जिसके अंदर महदूद वैल्यू होंगी, लामहदूद वैल्यू नहीं होंगी। तो इस लिहाज से आप राइट आंसर जो मार्क करेंगे वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है, द सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज़ कॉल्ड। यानी एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ हमारे पास एक ही एलिमेंट हो, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास फ़र्ज़ किया मैं इसमें ए ले लेता हूँ करली ब्रेसेस के अंदर, तो ये ऐसा सेट हमारे पास जो है वो कहलाता है सिंगलटन सेट। सिंगल से जहन में रहेगा आपको कि इसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा, तो ऑप्शन सी को आप मार्क करेंगे। उसके बाद सेवन्थ एमसीक्यूज़ हमारे पास है, पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज़। वो कहते हैं एक एम्प्टी सेट का जो है वो पावर सेट क्या होगा। तो पावर सेट के हवाले से मैं ये बता देता हूँ आपको कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज के कोई सेट है 1 2, तो इसके जितने पॉसिबल सेट हमारे पास बन सकते हैं,
तो वो ये हो सकता है, एक एम्प्टी सेट हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 1 और 2। ये मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर कोट कर रहा हूँ। अगर इन सब को एक ही गिवन सेट के अंदर ले लिया जाए, यानी एम्प्टी सेट, उसके बाद फिर 1, इसी तरीके से 2, यानी सारे सेट को इसी तरह से करली ब्रेसेस के अंदर क्लोज कर लिया जाए, इन सारी वैल्यूज़ को इन करली ब्रेसेस के अंदर क्लोज कर दिया जाए, तो ये इस सेट का क्या होगा, पावर सेट होगा। तो अब जैसे कि हमें कहा गया है कि पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट इज़, तो एम्प्टी सेट का पावर सेट क्या होगा। एम्प्टी सेट को जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब इसकी अगर दोनों तरफ अगर हम करली ब्रेसेस का इस्तेमाल कर लें तो ये हमारे पास एक पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट होगा। तो ऑप्शन डी को आप मार्क करेंगे। उसके बाद 8th MCQs हमारे पास है, द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन पावर सेट 1 2 3 करली ब्रेसेस के अंदर क्लोज हैं। इसका अगर हम एक पावर सेट लें, इसका अगर हम पावर सेट बनाएं जिस तरीके से हमने यहाँ पर बनाया है, तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है जिससे आप चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर फार्मूला लिखा है, किसी भी गिवन सेट के अगर हमने पावर सेट के अंदर कितने उसके सब सेट आएंगे, तो उसको अगर हमें चेक करना हो तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास है 2 की पावर n। अब यहाँ पर n से मुराद नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं जो एक सेट के अंदर मौजूद होते हैं। तो इसके लिहाज से अगर हम देखें तो जो स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे पास इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो अगर हम यहाँ पर 2 की पावर अगर हम 3 लें तो हमारे पास 2 की पावर 3 जो वो 8 के इक्वल होता है। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं जो गिवन सेट हमारे पास MCQs के स्टेटमेंट में है, उसके हमारे पास जो पावर सेट होगा उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनकी तादाद हमारे पास 8 होगी। तो इस लिहाज से जो है वो आप ऑप्शन सी को मार्क करेंगे 8। उसके बाद 9 MCQs हमारे पास है, इफ़ A इज़ अ सबसेट ऑफ B देन A यूनियन B इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पर वो ये कहता है कि अगर A जो है वो हमारे पास सबसेट है B का, तो A यूनियन B हमारे पास किसके इक्वल होगा। इसको एग्जांपल के ज़रिए से हम देख लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने जो है वो 2 सेट लिए हैं। B सेट हमारे पास 1 2 3 4 है, जबकि A में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो 1 2 3 हमारे पास हैं। अगर हम देखें तो ये A जो है वो B का जो है वो सबसेट है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक अगर हमें A यूनियन B लेना पड़े, तो उस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो A यूनियन B की जो वैल्यू हमारे पास आएगी, यूनियन में हम क्या करते हैं, एक तो नंबर्स को इकट्ठा करते हैं और तरतीब के साथ लिख देते हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो किसके इक्वल आ रही हैं, A यूनियन B की जो सेट की वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी वैल्यूज़ जो है वो सेट B के इक्वल आ रही हैं। तो इस लिहाज से जो इसका राइट आंसर हमारे पास बनेगा वो ऑप्शन B होगा, जिसको आप मार्क करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह का एक और MCQs हमारे पास है, इफ़ A इज़ अ सबसेट ऑफ B देन A इंटरसेक्शन B इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पर वो कहता है कि अगर A जो है वो सबसेट है B का और अगर A इंटरसेक्शन B लिया जाए, तो उसी एग्जांपल से हम इसको देख लेते हैं। अब जैसे कि सेकंड MCQ के स्टेटमेंट के मुताबिक जो है वो हमसे पूछा गया है A जो है वो सबसेट है B का और A इंटरसेक्शन B अगर हम लें तो वो किसके इक्वल होगा। तो इनमें जो कॉमन एलिमेंट हमारे पास है 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये किसके इक्वल होंगी, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो A के इक्वल होंगी। तो इस लिहाज से जो राइट आंसर हमारे पास बनेगा वो ऑप्शन A होगा, जिसको आप मार्क करेंगे। उसके बाद वो कहता है कि इफ़ A इज़ अ सबसेट ऑफ B देन A माइनस B इज़ इक्वल टू। अब उसी एग्जांपल के ज़रिए से हम दोबारा इसको देखते हैं। अब क्वेश्चन के मुताबिक मैंने इसकी स्टेटमेंट को लिख लिया है यहाँ पर। अब A जो है वो सबसेट है B का, तो इसी तरह से अब यहाँ पर हमें क्वेश्चंस में कहा गया है कि A माइनस B हमने करना है। तो A माइनस B जब हम करेंगे तो A का डिफरेंस लेना है हमने B के साथ। तो जो A के एलिमेंट B के अंदर मैच करेंगे उनको हम जो है वो कट कर देंगे। तो A का जो 1 है वो B के 1 के साथ जो है वो कट हो जाएगा, 2 भी मैच करता है, ये भी कट हो जाएगा, 3 भी मैच करता है, 3 के साथ कट हो जाएगा। क्योंकि ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, आप A का डिफरेंस B के साथ देख रहे हैं, तो इसलिए A के लिहाज से हमने B को देखना है। जब अगर B माइनस A अगर हम करेंगे तो फिर 4 हमारे पास आएगा, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ के साथ कट हो जाएंगी और ये 4 आएगा। जैसे कि याद रहे मैंने अभी बताया आपको कि A का डिफरेंस हम B के साथ ले रहे हैं, तो इसमें ये सारी वैल्यूज़ कट हो जाएंगी। तो इस लिहाज से जो इसका राइट आंसर हमारे पास बनेगा वो बनेगा एम्प्टी सेट, क्योंकि कोई वैल्यू हमारे पास बाकी नहीं बचेगी। तो A माइनस B अगर हम करते हैं तो वो हमारे पास आएगा एम्प्टी सेट। तो इसके लिए आप राइट आंसर के लिए मार्क करेंगे ऑप्शन सी को। ये भी एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि मैं प्रीवियस MCQs के अंदर बता चुका हूँ आपको। अब ये नेक्स्ट MCQs 12 हमारे पास है, A यूनियन B यूनियन C इज़ इक्वल टू।
यहाँ पर एक एसोसिएटिव लॉ जो है वो गिवन है हमारे पास, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। अब ये मैंने यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ को विदाउट ब्रैकेट जो है वो लिख लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक यहाँ पर पहले हमें जो है वो पहली दो वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो ब्रैकेट है। तो इसके लिहाज से हम समझ लेते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पर अगर हमारे पास पहले दो वैल्यूज़ पर ब्रैकेट होगी तो राइट हैंड साइड पर हमारे पास लास्ट टू जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर ब्रैकेट्स का हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस लिहाज से जो राइट आंसर हमारे पास बनेगा वो ये होगा। अब इसका ऑप्शन हम मार्क कर लेते हैं। इसका राइट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन सी होगा। उसके बाद 13 MCQs हमारे पास है ए यूनियन ब्रेसेस बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पर ये हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हमारे पास है। तो जस्ट आपने ये करना है कि ए यूनियन बी को आपने पहले बी के साथ अटैच कर देना है, तो ए यूनियन बी आ जाएगा। उसके बाद ए यूनियन यही वैल्यू को आपने सी के साथ अटैच कर देना है, तो फिर हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन सी, और दरमियान में हमारे पास इंटरसेक्शन का साइन आएगा क्योंकि हमने यूनियन को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है पहले बी के साथ और फिर सी के साथ। तो इस लिहाज से जो हमारा राइट आंसर बनेगा, अब आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जिसके दरमियान में हमारे पास जब इंटरसेक्शन का साइन आएगा तो वही इसका राइट आंसर हमारे पास, यूनियन का साइन आएगा, इंटरसेक्शन का ही साइन आएगा, तो ऑप्शन ए हमारे पास जो है वो इसका राइट आंसर होगा। इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करके भी आपको दिखा देता हूँ। अब इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है, तो ए यूनियन को पहले बी के साथ ले लेंगे, ए यूनियन बी, उसके बाद ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, उसके बाद हमारे पास दरमियान में इंटरसेक्शन आएगा, और उसके बाद ए यूनियन को हम किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सी के साथ। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ये बनेगा हमारे पास। नेक्स्ट MCQs हमारे पास 14 है, इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स देन ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पर वो ये कहता है कि ए और बी जो है वो हमारे पास दो डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो उनका अगर यूनियन लिया जाए तो वो क्या होगा। तो इसको एग्जांपल के ज़रिए से हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल ली हैं, ये हमारे पास जो है डिसजॉइंट सेट हैं। कैसे पता चलेगा कि ये डिसजॉइंट हैं। अब ए सेट हमारे पास है 1 2 और बी हमारे पास है 3 4। अगर ऐसे दो सेट जिनकी कोई भी वैल्यू एक दूसरे के साथ मैच ना करे तो ये दोनों सेट हमारे पास डिसजॉइंट सेट होंगे। जबकि अगर कोई वैल्यू, जिस तरह के एक और मैंने एग्जांपल यहाँ पर ली है, सी हमारे पास है 1 3 5 और डी हमारे पास है 3 6 7। अब अगर हम इसमें देखें तो इसमें एक वैल्यू जो है वो 3 इन दोनों के अंदर मैच करता है। तो ऐसे सेट जिनकी कोई वैल्यू मैच कर जाए तो उसको ओवरलैपिंग सेट कहा जाता है। तो अब हम अपने MCQs को ज़रा समझ लेते हैं। अब जैसा कि हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक कहा गया था कि ए और बी जो है वो हमारे पास दो डिसजॉइंट सेट्स हैं और ए यूनियन बी हमने फाइंड आउट करना है। तो अब इस एग्जांपल की मदद से हम देख लेते हैं कि अगर हम ए यूनियन बी, ए और बी जो हमारे पास दो डिसजॉइंट सेट्स हैं, उनका अगर यूनियन लें तो वो हमारे पास आएगा 1 2 3 4। तो इसी तरह से अगर हम बी का यूनियन ए के साथ लें तब भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 2 3 4 ही आएगा। तो ए यूनियन बी जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, बी यूनियन ए के। तो इस लिहाज से जो इसका राइट आंसर हमारे पास बनेगा वो ऑप्शन डी होगा, बी यूनियन ए। इसको आप मार्क करेंगे। अब इसके बाद वो कहता है MCQs 15 हमारे पास है, इफ़ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए इज़ 3 एंड इन सेट बी इज़ 4 देन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। अब यहाँ पर वो कहता है कि अगर हमारे पास एक सेट ए है जिसकी एलिमेंट्स की तादाद 3 है और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स की तादाद 4 है, तो उनका अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाए, ए क्रॉस बी लिया जाए, तो उसमें एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी। तो सिंपल इसका आपने ज़हन में रखना है, दोनों सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय आप 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 12 आएगा। तो इसके लिए आप ऑप्शन सी को मार्क करेंगे। MCQ 16 हमारे पास है, इफ़ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए इज़ 3 एंड इन सेट बी इज़ 2 देन द नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशन इन ए क्रॉस बी इज़। अब यहाँ पर वो यही इसी तरह के ही जो इससे पहले हमने MCQs कवर किया है कि एक सेट में हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं या 3 एलिमेंट्स हैं और दूसरे सेट में हमारे पास जो है वो 2 जो है उसके एलिमेंट्स हैं। तो अब वो ये कहता है कि अगर उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाए तो उससे कितने बाइनरी रिलेशन बनाए जा सकते हैं। तो इसके लिए फार्मूला आपने जहन में रखना है 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय n। तो 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय n अगर हम करते हैं तो हमारे पास वो आएगा यहाँ पर 3 और यहाँ पर अगर हम 2 लें तो 2 3 दा 6, तो 2 की पावर हमारे पास बनेगा 6। तो इसके लिए आप ऑप्शन बी को मार्क करेंगे। MCQ 17 हमारे पास है, द डोमेन ऑफ
रिलेशन, ये एक रिलेशन हमें दिया गया है बाइनरी रिलेशन, इसकी डोमेन आपने बतानी है। तो डोमेन के लिए अपने जहन में रखना है जो यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर हैं, इनकी जो फर्स्ट वैल्यूज़ होती हैं ये हमारे पास डोमेन को रिप्रेजेंट करती हैं, और ये रिपीटेशन के साथ नहीं लिखी जाएंगी। अगर हम सेट की फॉर्म में लिखेंगे इसको तो 0 2 3, क्योंकि 3 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो इस लिहाज से 0 2 3 ही आएगा। तो ये ऑप्शन बी को आप मार्क करेंगे। उसके बाद MCQ 17 हमारे पास है द रेंज ऑफ आर, ये एक रिलेशन हमारे पास गिवन है और इसकी रेंज के बारे में हमसे पूछा गया है। तो रेंज के हवाले से जैसे मैंने आपको डोमेन का बताया है कि डोमेन से मुराद ऑर्डर्ड पेयर की पहली वैल्यूज़ होती हैं, तो रेंज में भी हमारे पास जो है वो इसके बरअक्स उसकी सेकंड वैल्यूज़ को जो है वो हम लेंगे, ये जो है वो सेकंड वैल्यूज़ हमारे पास होंगी। तो 3 2 1 और यहाँ पर 4 है, इसको तरतीब देकर हम लिखेंगे और कोई भी रेपिटेशन इसके अंदर नहीं है, तो 1 2 3 4, तो ऑप्शन सी इसका जो है वो राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट MCQs 19 हमारे पास है पॉइंट -1 और 4 हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर गिवन है, लाइज इन द क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर हमने ग्राफ की मदद से बताना है ये जो पॉइंट हमारे पास है, ये ऑर्डर्ड पेयर का पॉइंट जो है वो किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये एक हमारे पास हमने जो है वो ग्राफ को ड्रा किया है, यहाँ पर उसके एक्सिस को ड्रा किया है। तो यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस पर पॉजिटिव, डाउनवर्ड जो है हमने नेगेटिव लिया है। इसी तरीके से इसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर राइट साइड पर पॉजिटिव और लेफ़्ट साइड पर हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। अब यहाँ पर पॉइंट हमने इस तरह से देखने हैं कि हर क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर के लिहाज से हमने देखना है यहाँ पर। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो पहले अगर ऑर्डर्ड पेयर में हम देखें तो ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा पहले एक्स की वैल्यू होती है और बाद वाली वाई की। तो एक्स की वैल्यू देखें तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा। दूसरे में अगर हम देखें तो ये नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा, वो क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू नेगेटिव में है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव में है। तीसरे में अगर हम देखें तो एक्स भी नेगेटिव में है और वाई भी नेगेटिव में है, तो दोनों ही वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी? नेगेटिव में। इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो पहले एक्स की वैल्यू आएगी जबकि वो पॉजिटिव में है और वाई नेगेटिव में है। तो अब वैल्यू जो हमारे पास है वो है माइनस, और यहाँ पर ये जो 4 है ये प्लस का है। तो माइनस और प्लस की वैल्यू हमारे पास कहाँ आ रही है? अब इस लिहाज से अगर हम देखें माइनस और प्लस की वैल्यू जो है वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ रही है, तो इस लिहाज से जिसका राइट आंसर हमारे पास बनेगा वो ऑप्शन बी होगा। उसके बाद नेक्स्ट MCQs हमारे पास है द रिलेशन, ये एक रिलेशन हमें यहाँ पर दिया गया है और इसके बारे में पूछता है कि वो क्या है। इज़ ऑप्शन ए है ऑन टू फंक्शन, ऑप्शन बी हमारे पास है इन टू फंक्शन, ऑप्शन सी हमारे पास है नॉट अ फंक्शन और ऑप्शन डी हमारे पास है 1 1 फंक्शन। तो हमने इस चीज़ को ज़रा चेक करना है कि आया कि ये पहले फंक्शन भी है या नहीं है। अब इस स्टेटमेंट के लिहाज से इनके इमेजेस को ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर इसकी जो डोमेन है, जैसे कि जो इसके पहले एलिमेंट होंगे वो एक्स को रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी डोमेन को रिप्रेजेंट करेंगे, उनको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। सेट ए के अंदर हम जो है वो डोमेन को लिख रहे हैं, यानी यहाँ पर 1 और 1 लिख लिया हमने। उसके बाद ये 2 हमारे पास है, इसको 2 को लिख लेंगे यहाँ पर। उसके बाद 3 हमारे पास है, इस 3 को लिख लेंगे यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पर फिर दोबारा हमारे पास 3 है। अब उसके बाद हम रेंज को लिखेंगे, यहाँ पर 2 है तो 2 को लिख लेते हैं सेट बी के अंदर। उसके बाद 3, उसके बाद फिर दोबारा से 3 और उसके बाद लास्ट में हमारे पास है 4। तो अब इनके अगर हम रिलेशन बनाएं इसके मुताबिक, तो 1 का जो है वो हमारे पास 2 के साथ बन रहा है, तो हम 1 को 2 के साथ रिलेट कर देंगे। उसके बाद 2 को जो है वो 3 के साथ रिलेट किया गया है, 2 को 3 के साथ रिलेट कर दिया गया, 3 को 3 के साथ रिलेट किया गया है, 3 को 3 के साथ रिलेट किया गया है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो वैल्यू है उसके अंदर 3 को 4 के साथ रिलेट किया गया है, तो 3 को दोबारा से हम 3 को 4 के साथ। अब यहाँ पर अगर हम देखें सेट ए के अंदर जो कि डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेट बी जो हमारे पास है वो रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेट ए के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर टेल जो है वो टेल के साथ कोइंसाइड कर रही है। इसका मतलब ये है कि 3 को रखने से हमारे पास एक वैल्यू 3 आ रही है और इसी तरह दोबारा अगर हम 3 को रखते हैं तो एक वैल्यू जो है वो हमारे पास 4 आ रही है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ए की वैल्यू को रखने से हमारे पास 2 वैल्यूज़ जो है वो कभी नहीं आ सकती। तो इसलिए ये एक फंक्शन नहीं होगा, ये सिर्फ एक रिलेशन होगा, क्योंकि हर फंक्शन जो है वो एक रिलेशन होता है जबकि हर रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होता। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि ये एक फंक्शन नहीं होगा। आप ऑप्शन सी को जो है इसके अंदर मार्क करेंगे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।